किसी भी पेड़ या पौधे पर फल फूल से ज्यादा पत्ते होते हैं, फिर भी वो पेड़ पौधा फल या फूल के नाम से ही पहचाना जाता है। ठीक उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पहचान तो हमारे कर्मों से ही होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा माणूस आदि कश्यप, एपिसोड नंबर 123, 9 सितंबर वेडनेसडे आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ अपडेट से और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कुछ कहानी, कविताएं और कुछ कैसे किस्से जो आपने नहीं सुने होंगे। दोस्तों, भारत में कुल मिलाकर 42,80,000 केसेस हो चुके हैं। 90,802 नए केसेस आए हैं कोरोना वायरस के। 72,775 डेथ हो चुकी हैं और 1,016 डेथ पिछले 24 घंटों में हुई है। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीरता का विषय है। शायद हमें ये सोचने का समय है। 90,000 डेली के अगर हम कैजुअलिटीज इसको देखते हैं कि जो हमारे नए केसेस आ रहे हैं, तो वो एक बहुत ही दुख का विषय है। बहुत बड़ा नंबर है ये। दोस्तों, अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज है दिनांक 9 सितंबर, वेडनेसडे। अब मैं लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम को आगे। जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद या प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते। वे स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूँ आपको एक छोटी सी मिर्ज़ा गालिब की कुछ पंक्तियाँ जो उन्होंने लिखी हैं, और बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। तो वो कुछ इस प्रकार है। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक हों तो गुनाह कौन करेगा। ऐ खुदा, मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, वरना मेरी तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा। वरना मेरी तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा। दोस्तों, कितनी खूबसूरत पंक्तियां थी, कितनी खूबसूरत लाइन्स थी जो मिर्जा गालिब ने लिखी थी। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। प्रभु के साए में जो जीता है वो अमृत रस पीता है। जिसे आसरा प्रभु का है वो बेफिक्री से सोता है। दोस्तों, जीवन में हमें हमेशा दूसरा मौका मिलता है, और जिसे हम कल कहते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, झूठ भी क्या गजब चीज है। झूठ भी क्या गजब की चीज है। अगर खुद बोलो तो मीठा लगता है, और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, में कुछ पंक्तियां हैं जो हमारी दोस्त हैं और हमारे प्रोग्राम को सुनने वाली हैं, रश्मि पुनिया, एडवोकेट रश्मि पुनिया, जिनके बारे में मैंने बताया था। उन्हें बीच में कोरोना वायरस पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुई थी, उसके बाद वो ठीक हुई थी, वापस आई थी, और फिर उनको एक बार फिर कोरोना का अटैक हुआ था, जो कि उनकी लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फेफड़ों में, और वापस वो मेडिकेशन में जा रही हैं और चल चुकी हैं, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझे आज शाम को एक छोटी सी कविता लिख के भेजी, छोटी सी वाक्यात लिख के भेजा है,
और मैं चाहता हूं कि मैं आपको सुनाऊं। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने लिख के भेजा है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इन बातों को, इन पंक्तियों को आप तक पहुंचाऊं। और मैं उम्मीद करता हूं कि रश्मि जी आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और हमें बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भेजेंगी। तो मैं पढ़ना चाहता हूं जो आपने मुझे लिख के भेजा था, वो कुछ इस प्रकार है। हमारी दोस्ती हमेशा याद आएगी, हमारी दोस्ती हमेशा याद आएगी, कभी चेहरे पे हंसी तो कभी आंखों में आंसू लाएगी। भूलना भी चाहोगे तो कैसे भुलाओगे, भूलना भी चाहोगे तो कैसे भुलाओगे। हमारी कोई तो बात होगी जो आपको हमेशा याद आएगी। रश्मि जी, हमें आपकी सारी बातें याद आएंगी। आपने बहुत अच्छे ढंग से ये वर्णित की है, ये कुछ पंक्तियां जो लिखी हैं, और हमें आप याद आती हैं और हमेशा याद आती रहेंगी। और हम सभी लोग ये दुआ करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, जिससे कि हम आपसे ढेर सारी जो है कविताएं आपसे सुने और आपसे बातें करें। और हम आपका साथ चाहते हैं, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी ठीक होइएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप हमें जल्दी से कुछ और अच्छी कविताएं भेजिएगा। तो दोस्तों, ये थी रश्मि जी, और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक कहानी जो हमेशा मैं सुनाता हूं। और कहानी का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, जो कि आपको पसंद आएगी। ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। सो कहानी का शीर्षक है लो और दो के नियम। तो इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूं और इस तरह से होती है ये कहानी शुरू। रेल के सफर में भीख मांगने के दौरान एक भिखारी को एक सूट बूट वाले सेठ जी दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। सेठ जी बोले, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। तभी वो स्टेशन आया और जहां पर उस सेठ को उतरना था वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लायक ही नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन गुजर गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लेकर वो लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों को बांट दिया करता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख दे रहे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ उस ट्रेन में बैठा हुआ है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला,
आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ बोले, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ जी बोले, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी ने कहा, सेठ जी आप शायद याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ जी बोले, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले दो बार कब और कहां मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। याद कीजिए, मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। सेठ ने कहा, ओह याद आ गया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम सूट बूट पहनकर कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? सेठ जी, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है और मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं और जब आपने मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझसे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहां मिलेंगे। मैं लोगों की नजर में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपने बताने पर मुझे समझ में आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इसी पसंद ने आज मुझे फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। स्टेशन आने पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में सेठ जी लो और दो के नियम को बहुत अच्छी तरह जानते थे और दुनिया के सभी बड़े व्यापारी पूंजीपति इसी नियम का पालन करके ही बड़े व्यापारी हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप मुझे अपने विचार
जरूर लिखिएगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं और कार्यक्रम को खत्म करने से पहले कहता हूं कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी है। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी है। जैसे दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, सूरज अपने लिए हरारत नहीं देता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरता। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए ही जीना असली जीना होता है और यही असली जिंदगी होती है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 123, 9 सितंबर 2020 वेडनेसडे का दिन अब आपसे इस सभा को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। और कल फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, गुड बाय, वंदे मातरम और भारत माता की जय।